जय हिंद। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। इस बार परीक्षा ऐसा भाला फेंकना है कि परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देना है। तो उम्मीद है कि आप लोग बड़ी जानदार शानदार तरीके से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले साइंस का। तो हम ज़्यादा बातें ना करेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 2023 का मॉडल पेपर है, 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, इससे पहले हमने साइंस का कई वीडियो अपलोड कर दिया है। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत का कई वीडियो अपलोड कर दिया है अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो उपचयन अभिक्रिया होती है। हम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, उपचयन अभिक्रिया होती है भोजन के पाचन में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन के पाचन में उपचयन अभिक्रिया होता है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या उत्तरदायी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको संकेत भी याद करके रखना है। कार्बन का संकेत क्या हो जाएगा? तो CO2 हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा और CO2 लिख दिया। तो आपको संकेत भी याद करके रखना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा? तो इसमें से प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह धुआं कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। यह धुआं जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवकारक है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन अवकारक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवकारक होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए यहाँ भी संकेत ही दे दिया गया है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H2 होता है। तो यहाँ भी संकेत लिख दिया है। ये फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है। जो एग्जामिनर होता है वह बच्चों को फंसाने के लिए ऐसा करता है। हाइड्रोजन की जगह देखिए हाइड्रोजन का संकेत लिख दिया था। आपको संकेत भी याद करके रखना है। तो इसे नोट करते हुए चलिएगा सभी बातों को, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी बात इंपॉर्टेंट है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो वीडियो आप तक पहुँचेगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवकारक है? ये तो हो गया है, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन यानी H2। जठर रस का pH मान लगभग होता है। जठर रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो 1.2 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1.2 जठर रस का pH मान 1.2 होता है। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? तो वह एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है पीतल। तो आपको ध्यान में रखना है। तो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। पीतल है एक, पीतल उदाहरण है एक, तो क्या होता है? मिश्र धातु है का उदाहरण है। तो आपको ध्यान में रखना है, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, किस पर धातु वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोडियम पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
देखिए सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है सोडियम को। आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को ही केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसका पीएच मान 7 से ऊपर रहेगा, 7 से ऊपर रहेगा वह क्षार होगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा वह क्षार या भस्म कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल कहलाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर रहेगा वह उदासीन रहेगा। तो इसमें आपको देखिए कि क्षार बोला गया है, तो 7 से ऊपर इसमें कौन है? तो ऑप्शन डी 13 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 से ऊपर रहेगा वह क्षार विलयन देगा, तो आपको ध्यान में रखना है। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व क्या कहलाएगा? तो क्षार धातु कहलाते हैं। जब आवर्त सारणी का बात आ ही गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है, मोसले को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। इन्होंने ही पर आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया गया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। सभी बातों को वीडियो को रोक कर नोट करते हुए चलिए, क्योंकि सब पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हम बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल बनाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं जल में घुलकर अम्ल बनाता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल कहलाएगा, मैंने बताया है। और जिसका पीएच मान 7 से ऊपर रहेगा वह भस्म या क्षार कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर रहेगा वह उदासीन रहेगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये बात को। बॉक्साइट यहाँ पर मिटाया हुआ है, लेकिन बॉक्साइट लिखा गया है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। पिछली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से धातु और अयस्क के नाम लिखा दिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो साइंस का था, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने सभी धातु के अयस्क के नाम लिखा दिए थे, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता था, इसीलिए मैंने लिखा दिया। तो बॉक्साइट का अयस्क हो जाएगा एल्युमिनियम, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं कुछ धातु के अयस्क का नाम अभी भी नोट करा रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है। लोहा, अगर आपसे पूछ ले कि लोहा का अयस्क कौन होता है, तो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है। उसका सूत्र हो जाएगा Fe2, मैं लिख दे रहा हूँ Fe2O3, ये सूत्र हो जाएगा। लोहा का अयस्क क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, और सूत्र हो जाएगा Fe2O3। आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले शीशा का अयस्क क्या हो जाएगा? तो ग्लेना हो जाएगा। शीशा का अयस्क क्या हो जाएगा? ग्लेना। सभी बातों को नोट करते हुए चलिएगा। शीशा का अयस्क हो जाएगा ग्लेना, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? PbS। शीशा का अयस्क ग्लेना और इसका सूत्र हो जाएगा PbS, तो आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछ ले मैग्नीशियम का अयस्क तो हो जाएगा मैग्नेसाइट। मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा मैग्नेसाइट, आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछ ले सोडियम का अयस्क क्या है? तो चिली साल्टपीटर सोडियम का अयस्क हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको नोट कर लेना है। हम बढ़ते हैं की ओर। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए यहाँ भी संकेत लिख दिया हाइड्रोजन का। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है।
सोडियम जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Na2ZNO2। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर उसमें हो जाएगा Na2ZNO2। अक्रिय तत्व है, इसमें अक्रिय तत्व क्या है? मैंने पिछले वीडियो में भी अक्रिय तत्व लिखा दिया था। पिछला वीडियो जितना भी साइंस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना है। अक्रिय तत्व इसमें हो जाएगा हीलियम। इसमें भी संकेत लिख दिया है हीलियम यानी He होता है हीलियम। देखिए मैं अक्रिय तत्व जोन है उसका नाम लिखा रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय तत्व है। इन सभी को नोट कर लेना है। हो सकता है कि हीलियम की जगह नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन दे दे, तो नोट कर लीजिएगा कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी अक्रिय तत्व है। और अक्रिय तत्व को ही नोबल गैस कहा जाता है। नोट कीजिएगा, अक्रिय तत्व को ही नोबल गैस कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह 18 के जो तत्व होते हैं, समूह 18 के तत्व, इस प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं सभी बात बता रहा हूँ कि समूह 18 के तत्व जो होते हैं वो शून्य तत्व कहलाते हैं। और समूह 18 के तत्व कौन कौन होते हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये समूह 18 के ही तत्व है और इसे शून्य तत्व भी कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा सभी बातों को, धीरे धीरे वीडियो को रोक कर। हम बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिरका निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही अगर फॉर्मिक की बात करें, फॉर्मिक लिखा हुआ है तो वो लाल चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटी में पाया जाता है। CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम क्या है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है CNG का पूरा नाम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो CH4 यानी मीथेन। सब में संकेत लिख दे रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संकेत आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मीथेन की जगह CH4 लिख दिया है, यानी मीथेन का ही सूत्र है CH4। तो आपको ध्यान में रखना है कि सहसंयोजी यौगिक है यानी CH4 यानी मीथेन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होता है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे मैंने आपको करा दिया। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड किया है अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ रोज़ जुड़ जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसे रोज़ देखा कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। तो आप अंत में आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।